तेजस्वी यादव के मंसूबा पर फिर गया पानी। कांग्रेस को भी मिल गया मौका। भाकपा माले ने बांट दिया सिंबल। उधर एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया रद्द। तो आखिर महागठबंधन के अंदर क्या होगा? तीसरे मोर्चे का भी हो गया है आगाज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार की राजनीति में आखिर क्या कुछ हो रहा है? दोनों ही गठबंधनों की ओर से आखिरी तौर पर उम्मीदवारों को लेकर पेच को क्लियर नहीं किया जा रहा है। आशा तो यही होता है और आम जनता भी इस तरह त्रस्त हो गई है कि आखिर उम्मीदवारों के लिए या फिर पार्टियों के आला कमान के लिए यह चुनाव कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता, परंतु आम जनता टकटकी लगाकर यह बैठी रहती है और देखती रहती है कि आखिर कौन उम्मीदवार कहां से चुनावी मैदान में कूदेंगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों, आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव का वो सपना सीएम बनने का वो मंसूबा आखिर उस पर पानी फिरते नजर आ रहा है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अंतिम तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव, उसके बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के ऊपर आरोप तय कर दिया गया है। आइए दोस्तों, इसको लेकर आखिर कांग्रेस को भी मौका मिल गया है, तो उधर माले के द्वारा भी सिंबल बांटना प्रारंभ कर दिया गया है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी प्रसाद यादव, जिनके मंसूबा पर पानी फिरते नजर आ रहा है, आज कोर्ट में हुई सुनवाई का बड़ा प्रतिक्रिया उनके राजनीतिक जीवन पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, दो केसों की सुनवाई होनी थी 13 अक्टूबर 2025 को, जिसमें एक केस की सुनवाई में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी, तो दूसरे केस में उनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी। और एक वो केस आईआरसीटीसी मुकदमे के मामले में अंतःगत्वा कोर्ट के द्वारा उन पर आरोप तय कर दिया गया है। आईआरसीटीसी का यह मामला जो कि होटलों से जुड़ा हुआ है और रेलवे में टेंडर के मद्देनज़र यह कोर्ट ने तय किया कि लालू प्रसाद यादव के मंत्रालय के कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव के संज्ञान में रहते हुए ही टेंडर में घोटाला हुआ था और इसका सीधा फायदा लालू प्रसाद यादव को भी मिला था। और इसके साथ साथ इससे लाभान्वित हुए तेजस्वी प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी, यह कहते हुए आरोप तय कर दिया गया। आखिर तीनों ही तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के ऊपर। हालांकि इन सभी ने कोर्ट में अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, मैं कहीं से भी इसमें शामिल नहीं हूँ। लेकिन दोषी जब आरोप जब तय कर दिया गया है तो स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि अब यह केस घसीटा जाएगा और घसीटने के क्रम में अब तो यह साबित करना पड़ेगा कि मैं इस मामले में सम्मिलित नहीं था और टेंडर घोटाले में आखिर हम कहीं भी सम्मिलित नहीं थे, हम कहीं से भी इससे लाभान्वित नहीं हुए हैं। दोस्तों, इसको लेकर अब तो निश्चित रूप से उन पर आरोप तय कर दिया गया, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया बनती है। और हालांकि यह कोर्ट पर निर्भर करता है कि आखिर चुनाव के मद्देनज़र तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के ऊपर यह आरोप लगा सकती है कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। इस पर हालांकि अंतिम रूप से जो कॉपी आएगी, कोर्ट कॉपी, उससे ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है या फिर नहीं। अगर लगाया भी गया होगा तो इसके तहत कोर्ट से ही अनुमति लेकर चुनाव में यहाँ प्रचार किया जा सकता है, परंतु कोर्ट से अनुमति मिलने के उपरांत ही। लेकिन यह प्रक्रिया बन जाती है कि चुनाव प्रचार में अब सम्मिलित होने की संभावनाएं काफ़ी कम रह गई है तेजस्वी प्रसाद यादव की। वहीं पर दोस्तों, हम बातें कर ले तो यहाँ पर एक और केस था, इस पर भी बातें करेंगे। ये तो मामला चुनाव प्रचार से संबंधित हुआ, लेकिन अब सीएम फेस को लेकर स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई कि अब उनके नामों का ऐलान करना संभव नहीं है। हालांकि कोर्ट के ओर से भी यह आदेश दिया जा सकता है, कोर्ट कॉपी पर ही निर्भर करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीकों से उनके नामों की घोषणा की जाती है तो स्वाभाविक है कि हर हाल में एनडीए के द्वारा इसका पूरा का पूरा लाभ लेने का प्रयास किया जाएगा और हर सभाओं में जाकर बस
आरोपी नाम से संबोधित किया जाएगा तेजस्वी प्रसाद यादव को। यानी मुख्यमंत्री फेस अगर घोषित कर दिया जाता है तो यहाँ पर महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर और भी ज़्यादा तानातनी होगी और इसका नुकसान भी आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो स्वाभाविक है कि कोर्ट में सुनवाई जहाँ ठीक चुनाव के मद्देनज़र हुई है, इस जो पहले हो जाना चाहिए था या फिर चुनाव के बाद होते, परंतु चुनावी वक्त में ही हुए हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा असर इस चुनावी मौके पर देखने को मिलेगा। उधर दोस्तों मैं बता दूं कि हर हाल में इसका फ़ायदा लिया जाएगा एनडीए की ओर से। इस तरह से सीटों को लेकर, आखिर नामों को लेकर कांग्रेस को एक मौका भी मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव के सीएम फेस के नाम को लेकर पहले ही ऐलान नहीं किया जा रहा था। अब तो हकीकत में ही उनके स्तर से कहा जा सकता कि अब नाम का ऐलान करना बिल्कुल अनुचित होगा, क्योंकि यह आम जनता के बीच इसका गलत संदेश जाएगा। वहीं पर दोस्तों जब सीएम फेस को लेकर ही घोषणाएं नहीं हो सकती तो डिप्टी सीएम को लेकर तो सवाल ही नहीं बनता है, कहीं से भी ऐलान करने का यह अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दौर है, वहीं पर अगर कांग्रेस को तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से मुँहमांगा सीट दे दिया जाता है तो यह राजनीति अनिश्चितताओं का खेल होता है। फिर तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम लेने में कांग्रेस कतई पीछे नहीं है, हटेगी और नाम भी लिया जा सकता है। तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम फेस के रूप में घोषित भी किया जा सकता है। लेकिन देखना है कि उधर आखिर तीसरे मोर्चे का भी गठन हो गया है, इसका भी आगाज कर दिया गया है। महागठबंधन में शामिल होने वाले पशुपति कुमार पारस के स्तर से अब तीसरे मोर्चे के रूप में चुनाव लड़ने की बातें कही गई है। दोस्तों मैंने बताया था कि तीसरा मोर्चा का रूप धारण होते जा रहा है, एक बड़ा गठबंधन, तीसरा गठबंधन बनेगा। इसी बीच सबसे पहले इसका आगाज एआईएमआईएम की ओर से कर दिया गया। हालांकि 2 दिन पहले ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने यह घोषणा की थी कि मैं वर्तमान में 16 जिलों के 32 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन छोटे छोटे दलों के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिशें जारी है और इस बार हम तीसरे मोर्चे के रूप में ही चुनाव लड़ेंगे। तो उधर पशुपति कुमार पारस, जिनके लिए महागठबंधन में बातें की जा रही थी, अंतःगत्वा यही फैसला लेने को उनसे कहा गया कि अगर राजद में उनकी पार्टी विलय करती है तो उन्हें 3 सीटें दी जाएगी और उन सभी सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार ही, यानी वो उनके उम्मीदवार आरजेडी के सीट पर ही, आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसे मानने को आखिर आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस तैयार नहीं हुए और बीते कल जब बैठक हुई थी उसमें ही ऐलान कर लिया गया था कि आखिर पार्टी का विलय नहीं होगा। और एक बार फिर से आज बैठकें हुई है जिसमें अंतिम रूप से फैसला ले लिया गया है आरएलजेपी पशुपति कुमार पारस की ओर से कि फिलहाल तीसरे मोर्चे के रूप में ही चुनाव लड़ा जाएगा, परंतु मुजफ्फरपुर के 11 यानी टोटले विधानसभा सीट पर आरएलजेपी अपने उम्मीदवार खड़ी करने जा रही है। यानी बड़ा ऐलान, अपडेट खबर है ये जो कर दिया गया है। अब आइए दोस्तों, आखिर एनडीए की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जारी होना था, आपको मालूम है कि बीते कल ही सीटों के बंटवारा को लेकर ऐलान कर दिया गया था, लेकिन मैंने इस पर सवाल उठाया। मैंने कहा था कि यह एक चाल है और मुकेश सहनी के लिए ही यह चाल खेली गई है। मुकेश सहनी का आज भी इंतजार किया जा रहा है एनडीए के अंदर, लेकिन उधर महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी को शायद तजव्वुर नहीं दी जा रही। ना तो कांग्रेस के स्तर से उनका सम्मान किया जा रहा, ना ही आरजेडी की ओर से किया जा रहा। तो यह तो मजबूरी बन जाती है मुकेश सहनी के लिए कि आखिर इस बार कोई नहीं कहेगा कि आखिर मुकेश सहनी अपनी मर्जी से गए हैं। यह स्वाभाविक है कि मुकेश सहनी को अगर मजबूर कर दिया गया तभी उन्होंने बीजेपी हो या फिर एनडीए का दामन थामा है। दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दिया गया है एनडीए की ओर से, और मैंने कहा भी था कि सिर्फ कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा इसका ऐलान हुआ है, परंतु कौन से दल किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका ऐलान बाकी है। और इसको लेकर आज ही 4 बजे
13 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, परंतु प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है, जिसे टाल दिया गया है। निश्चित रूप से एक नया खेल देखने को मिल रहा है कि हो ना हो, अगर आज देर शाम तक मुकेश सहनी को डिक्लेरेशन नहीं दिया जाता है तो मुकेश सहनी हर हाल में अब एनडीए का दामन थाम लेंगे, क्योंकि संभावना और सूत्र बताते हैं कि एनडीए की ओर से उन्हें डिप्टी सीएम का पद देने को भी कहा गया है और एनडीए स्वीकार कर ली है कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। ऐसे में आखिर मांग भी तो मुकेश सहनी की भी वही है। देखना है कि आखिर महागठबंधन कहां तक इसे संभाल कर रख पाती है, क्योंकि एनडीए में उधर आखिर उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज चल रहे हैं और खबर आई है कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के कारण ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस को परिवर्तित किया गया है, परंतु हकीकत ये नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए नहीं किया गया, अभी तक उनकी ओर से नाराज़गी जाहिर की गई तो खुलकर बातें नहीं की गई है, और इससे पहले कल की बात आप कहेंगे तो उनकी ओर से संतुष्टात्मक बात कही गई थी और वो अपने कार्यकर्ता को मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो जीतन राम मांझी ने अवश्य ही कहा था कि मुझे जो भी मिला उससे मैं संतुष्ट हूं और मरते दम तक मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा। देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन महागठबंधन के लिए सबसे बुरा दिन रहा आज 13 अक्टूबर 2025। इस दिन तेजस्वी प्रसाद यादव के मंसूबा पर पानी फिर गया है। अब तो इस मंसूबे का हर कोई चाहेगा फायदा उठाना। देखना है आखिर वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव का साथ देता है या फिर उलझकर ही रह जाते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव। दोस्तों, आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।